अल्फा H2O H2O2। ठीक है। अब इसका द्रव्यमान कितना होगा? ऑक्सीजन कितना है? 2 है, और इसका द्रव्यमान हो जाएगा 16। ये इसका 2 है प्लस का, ऑक्सीजन है 16 प्लस 16। ठीक। अब इसमें हम इसका सरलतम देखते हैं, तो H और O, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला H2O हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? तो हाइड्रोजन 2 है, 2 अनुपात है, ऑक्सीजन कितना? 1 है। फिर यहाँ पे लिखते हैं HO। अब इसका क्या फॉर्मूला है? H2O2। तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, अनुपाते ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो इसका सरलतम अनुपात हो जाएगा 1:1। ठीक है, ये है सरलतम अनुपात। ठीक। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग इसका ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है। पहले तो हाइड्रोजन का होता है, यहाँ पे देखते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, ये हो जाएगा 17। ठीक है। फिर इसका देखते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 1 है, हाइड्रोजन 2 है। 2 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन कितना है? 16×32, यानी कि 2 ऑक्सीजन। तो इसका क्या हो जाएगा? 34। अब इसको हम लोग n इक्वल टू होता है, n का मतलब होता है अवगाद्रो का नियम, अवगाद्रो को ऐसे प्रदर्शित कर 34/17, ये हो जाएगा। ठीक है। फिर इसको हम लोग काट देंगे तो 2 आएगा, n इक्वल टू 2। ठीक। ये होता है मूलानुपाती सूत्र, ये होता है मूलानुपाती सूत्र, और उस सूत्र ये होता है। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, एग्जांपल ग्लूकोज। ग्लूकोज। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? 6C6H12O6। ठीक है। अब इसका हम लोग करते हैं, कार्बन कितने? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितने हैं? 6, हाइड्रोजन कितने हैं? 12, ऑक्सीजन कितना है? 6। तो इसका हम लोग सरलतम अनुपात करते हैं, तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 2, और इसका हो जाएगा 1। ये क्या है? ये सरलतम अनुपात है, सरलतम अनुपात। ठीक है। तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है फिर, सी कितना है? कार्बन 1, कार्बन, हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 2, और ऑक्सीजन 1। ये क्या है? ये सरलतम अनुपात है। ठीक है। तो इसके आगे देखिए। हाँ, अब ये देखिए कि अणुसूत्र, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अणुसूत्र इंटू एन, समानुपाती सूत्र होता है, और एन इक्वल टू अणुसूत्र द्रव्यमान बटे समानुपाती सूत्र द्रव्यमान। अब इस पे हम सवाल बताते हैं अभी आपको। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब इस फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एन इक्वल टू अणुसूत्र द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो इसका देखते हैं हम लोग। कार्बन कितना होता है? कार्बन का होता है 12×6। ठीक है, प्लस लगाएंगे। अब हाइड्रोजन का 1 होता है ×12। ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, फिर 6 × 8×16, इसका द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16 होता है। ठीक है। फिर बटे में, अभी हमने आपको क्या बताया था? CH2O, ये सरलतम है, सरलतम अनुपात। ठीक है। तो इसका कार्बन कितना होता है? तो कार्बन का होता है 12 प्लस का 1। ठीक। फिर हाइड्रोजन में कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1×2, तो ये है, और हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस, ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 16। ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 6, तो n इक्वल टू 6, इसका ये आंसर। ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, n इक्वल टू 6 आएगा, यानी कि ये क्या है? n, n अवगाद्रो का सिंबल है। 6.2 × 10⁻23, ये अवगाद्रो का
फॉर्मूला है, ठीक है। इकोनॉमिक इसका डेफिनेशन क्या है? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के संबंधित गणना को करना तथा समीकरण कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ये क्या होता है समीकरण में कि कोई भी रिएक्शन को यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या काम करना पड़ता है उसको ये दर्शाता है, ये बताता है तो समीकरण में। अब आगे देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 2H2O, ठीक है। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे 2H2 हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसमें कितने मोल हैं? तो 2 मोल हैं। 2 मोल हाइड्रोजन के हैं। और इसमें कितने हैं? तो इसमें 1 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा? 2 मोल जल हो जाएगा, ठीक। और इसके आगे फिर देखते हैं, 2 ये हो जाएगा 2 इंटू, अभी हमने पिछली क्लास में आपको बताया था कि n इक्वल टू होता है, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23। यहाँ पे ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। इसका तो एक ही है तो यहाँ पे यही रहेगा 6.02 इंटू 10⁻23। फिर इसमें ये आएगा 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 मोल हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 1 है, 1 मोल ऑक्सीजन हो गया। और जल यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 2 मोल जल हो जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, ये 2 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 है तो इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2NaH2 अणु, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा? Na ऑक्सीजन का अणु, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है? तो NaH2O अणु, ठीक। अब इसको हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2 है, तो इसका 2 का 4 हो जाएगा द्रव्यमान, 4 GmH2, ठीक है। और इसमें कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 16×32, तो इसमें 32 हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक। फिर इसमें कितने हैं? ऑक्सीजन का 16, 16 तो 18, ठीक है। कितना हो जाएगा? 18 GmH2, सॉरी H2, ठीक। वहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 4, ठीक है। इसका द्रव्यमान 4 हो जाएगा, और ये 2 है तो 16×32 हो जाएगा। और ये है 32, 32 गुना, ओ सॉरी 32 और 2 36, 32 और 4, यानी कि ये 32 और 4 36, ठीक है। ये 36 है GmH2, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे कि जुड़ जाएंगे, तो ये दोनों जुड़ने के बाद आया देखते हैं कि H2 + O2 2H2O, ठीक है। तो इसका अभी हमने पूरा सॉल्व करवाया था। तो हाइड्रोजन का यानी कि 1 मोल इक्वल टू होता है 1 मोल आयतन, 1 मोल आयतन इक्वल टू होता है 22.4 लीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कितना है? तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 22.4 लीटर। फिर ऑक्सीजन का कितना होगा? ऑक्सीजन का भी वही होगा 4L, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू 22 4 लीटर, ठीक। तो इसका क्या है? ये 1 मोल का आयतन, हाइड्रोजन का 1 मोल का आयतन, ऑक्सीजन का 1 मोल का आयतन, और जल का 2 मोल का आयतन, एक
एक मोल का आयतन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे, ओ सॉरी, फिर यहाँ पे दो है। अब इसको वो कर दो बैलेंस। और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 36 GmH2O और 4 GmH2। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो 1 GmH2O, ठीक है, फिर एरो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36, यानी कि 4/36 H2, ये Gm, ठीक। फिर आगे आएगा 72 ठीक। फिर यहाँ पे आएगा 4/36 × 72 GmH2। इसको हम सॉल्व करेंगे, 36×72 हो जाएगा, यानी 2 से कटा, 8×2, 4×8, ये 8 GmH2 का आ जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। H2 + O2 = 2H2O बना था। अब कार्बन का लेते हैं, कार्बन 3 + O2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा CO2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने मोल है, तो 1 मोल है। 1 मोल कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 मोल है। 1 मोल कार्बन, वो सॉरी ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने हैं, एक, एक, ठीक है, एक। यहाँ पे कितना है, तो इसमें भी क्या है, 1 मोल है, 1 मोल CO2। अब इसके बाद देखते हैं हम नीचे, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, यानी कि पहले ये लिख लेते हैं Na, यानी कि कार्बन, इसका द्रव्यमान होता है 12, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है NaO2, इसका होता है 16×32, ठीक है। फिर आगे इसका देखते हैं तो CO2 Na CO2, इसका होता है 16×32 और 12, 44, ठीक, इसका 44 हो जाएगा, ये 44, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं Gm, Gm और Gm। अब इसके बाद इसका हम लोग देखते हैं, 1 मोल का आयतन कितना, 1 मोल का आयतन कितना होता है, 1 मोल का आयतन तो यानी होता है 22.4 लीटर। यहाँ पे इसका हो जाएगा 22.4 लीटर, ठीक है। इसका हो जाएगा 22/22.4 लीटर, ठीक। आगे देखिए उच्चयन और ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़न, ठीक है, और हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है और हाइड्रोजन निकलता है। फिर इसके बाद आता है, ये तो उपचयन का, और इसके बाद आता है अपचयन। तो अपचयन का देखिए, अपचयन, ठीक है, इसमें क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ऑक्सीजन का निकलना हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का जोड़ना, यानी कि इसके उपचयन, उच्चयन के विपरीत रहेगा अपचयन। सार्थक अंक, इसका क्या मतलब होता है, देखिए किसी दो अशून्य संख्याओं के मध्य शून्य भी सार्थक होता है। एग्जाम्पल दिया गया है 6.01 में 3 अशून्य संख्याएं हैं, यानी कि एग्जाम्पल जैसे कि हम, जैसे कि दूध 1 लीटर में कितने होते हैं, कितने ग्राम होते हैं, तो 1000, 1000 के मतलब इसके
किसी भी चीज को हम लोग अगर वजन करें तो उसके आस पास होना चाहिए, जैसे कि 1001 हो जाए, 1002 हो जाए, 998, 997, तो उसके पास आस पास आने चाहिए, उसको बोलते हैं सार्थक अंक। तो इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे कि 100 है, तो इसके आस पास होना चाहिए, जैसे कि 99 हो, 98 हो, 98 हो, 97 हो, और फिर यहाँ पे 101 हो, 102 हो, 103 हो। तो इसके आस पास आने चाहिए, तो उसी को कहते हैं सार्थक अंक। जैसे कि हम स्केल से कुछ भी चीज मापते हैं, तो उसके ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, एक दो का क्या होता है, फर्क होता है, तो उसी को बोलते हैं सार्थक अंक। जैसे कि हम लोग एक मापना चाहते हैं, तो एक 1.1 आ जाए, तो उसको भी सार्थक अंक कहते हैं। एग्जाम्पल का आप दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल 423, 421 हो गया, 423 हो गया, ठीक है, और 515 हो गया, 4 928 हो गया। तो ये सार्थक अंक है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें कितने हैं, 4। तो ये सब क्या है, सार्थक अंक है। अब जैसे कि पॉइंट में हम बताएं, तो 0.0002, तो इसमें सार्थक अंक सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही है। इसमें एक ही सार्थक अंक है। अब एक और लेते हैं, जैसे कि 3.0, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सार्थक अंक 2 है, ठीक, इसमें सार्थक अंक 2 होंगे। इसमें सार्थक अंक एक ही है, इसमें एक है, और इसमें तो देखिए अब चौथा तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा। तो क्या होगा कि यहाँ पे जैसे 0.0023, तो ये दोनों क्या है, सार्थक अंक है, एक और दो, ये दोनों सार्थक अंक है। अब फिर इसमें देखा जाए 0.00230, तो इसमें ये भी सार्थक अंक है, ये भी है, और ये भी है, तो इसमें तीन सार्थक अंक है। अब फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 4.01, तो ये तीनों सार्थक अंक हैं, इसमें भी तीन सार्थक अंक हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 5.003, तो इसमें कितने सार्थक अंक है, 1 2 3 4, चार सार्थक अंक हैं। ऐसे होते हैं सार्थक अंक को, ऐसे पता लगाया जाता है। और अ, ये याद रखिएगा, इसमें जब पहले आएगा जीरो, यानी कि इसके अंकों के बाद में अगर जीरो आए तो उसको हम लोग सार्थक अंक मानेंगे। अगर अंक के बाद पहले आया, यानी कि ये देख सकते हैं हम लोग, इसके ये 0.002 आया, तो ये सार्थक अंक, ये चारों सार्थक अंक नहीं है, बस एक ही सार्थक अंक होगा। यहाँ पे हमने बता दिया। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, किसी दो अशून्य संख्याओं के मध्य, यानी कि दो संख्याओं के मध्य, अशून्य संख्याओं के मध्य शून्य भी सार्थक होता है। यानी कि ये वाला एग्जाम्पल ये हम बता दिए हैं, ठीक है। तो इसमें सार्थक अंक कितने, 1 2 और 3, तीन सार्थक अंक हैं, यानी आप